डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक ऐसे आसान तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल को आसानी से कर ले जाएंगे। जिन बच्चों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में डर लगता है या फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, अब उनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में डरने की जरूरत नहीं है। बस वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं इस वीडियो के सारे इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करते जाएंगे तो फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस बेसिकली कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके से बात करने से पहले अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस चैप्टर से ज्यादातर पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल ही मत देखिए, ठीक है। या बाय द वे अगर उस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता भी है तो 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल उस चैप्टर से पूछे जाते हैं। और जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं या 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है जिस चैप्टर से बनते हैं, सबसे पहले आप उनको फोकस कीजिए, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं किस किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देख लीजिए और इसमें क्या गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए वो भी ध्यान से देखिए, ठीक है। तो जैसा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है 3 नंबर में भी पूछा जाता है और एक जो घन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, घन टाइप का, वो जो है 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है या किसी डेफिनेशन के साथ में 5 नंबर में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है आप ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको आप देख लीजिएगा। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जैसा कि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम आपको करवा देंगे, तो इसके न्यूमेरिकल भी हम करवा देंगे। इस चैप्टर से टोटली मान चलिए 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको हम एक वीडियो में करवा देंगे हर एक चैप्टर को। दूसरा, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से समांतर प्लेट संधारित्र का डेरिवेशन भी कभी कभी पूछा जाता है और उससे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, या संधारित्र में संचित ऊर्जा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इससे भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर वही संधारित्र प्लेट संधारिता की हम बात करें तो उसको डेराइव करने के लिए भी दे देता और उस पर एक न्यूमेरिकल भी दे देता है, टोटली वो 5 नंबर में। क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन जो है काफी शॉर्ट है, काफी छोटा, 1 पेज में हो जाता है। उसके बाद इसी में उसी से रिलेटेड या उससे थोड़ा सा हटकर या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जाएगी। तो सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है, कैसे बढ़ाई जाएगी। प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या फार्मूला होता है, C K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर बढ़ाने की बात कर रहा तो D का मान घटाओगे तो C का मान बढ़ेगा, ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी कम करके। दूसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तब भी धारिता बढ़ जाएगी। K क्या है, उसके बीच परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक अगर ज्यादा होगा तब भी धारिता ज्यादा होगी। तो दूसरा चैप्टर आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता तथा धारिता, ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। यहां से भी एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से भी आपके एक क्वेश्चन कंफर्म है। इसको भी, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को भी आपको तैयार करना होगा। इस चैप्टर के कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं बता रहे हैं हम आपको, विद्युत धारा, ठीक है। इस पे देखिए, एक तो किरचॉफ के नियम पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हिटस्टोन सेतु वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, व्हिटस्टोन सेतु वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और एक धारा तथा अनुगमन वेग पर आधारित क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसा कि अभी रिसेंटली मैं अनसॉल्व पेपर करवाते समय कई क्वेश्चन मैंने जो है धारा तथा अनुगमन वेग से संबंधित क्वेश्चन करवाए हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनता है। चौथा चैप्टर है आपका गतिमान आवेश और चुंबक, यही है ना। चौथा चैप्टर आपका गतिमान
हालांकि पांचवें चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल खास बनते नहीं, बनते भी हैं तो 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आपके बनते हैं वो लॉन्ग में कम होते हैं। ठीक है, 3 नंबर तक जो है इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर उसके साथ में एक छोटा सा जो है डेरिवेशन जरूर ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, तो इसलिए जो है अगर ये 5 नंबर में पूछा भी जाता है तो इसके साथ में एक डेरिवेशन ऐड किया जाता है। 5वें चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को जो है आपको देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर बनता भी है तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनता है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से अकेले 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, या इस चैप्टर से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है, वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा। 5वां 7वां प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये आपके इतने चैप्टर हैं जहां से आपके क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वहां से भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे भी एक क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर आप टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसका डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो उसका न्यूमेरिकल आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि उसको हम यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले सीरीज में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने चैप्टर हैं जिसके न्यूमेरिकल पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब ध्यान से देखिए कि न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब वो तरीका देखिए और उसमें क्या सबसे जरूरी है, किन बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना होता है न्यूमेरिकल को करते समय, और क्या गलतियां नहीं करनी होती है। क्योंकि ऐसे कुछ मिस्टेक होते हैं न्यूमेरिकल में कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व सही करो और एक छोटी सी मिस्टेक कर दो तो नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, वो गलती आप सब मत कीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि वो ऐसी कौन सी गलती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक कोई क्वेश्चन जो है आपके अनसॉल्व पेपर से राइट कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। हाँ, जैसा कि ध्यान से देखिए बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ। क्वेश्चन यह है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुणे 10 घात माइनस 10 ग्राम है, जिस पर आवेश 2.4 गुणे 10 घात माइनस 18 कूलम है, दो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो न्यूमेरिकल को लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है आपको यूनिट पता होना चाहिए या मात्रक पता होना चाहिए। हर एक टर्म का मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मात्रक जानते हैं तभी आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसा यहाँ पे देखिए, यहाँ तो लिख दिया द्रव्यमान, आगे ग्राम में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए यही नहीं लिखता तो सीधे लिख देता एक बूंद 4.8 ग्राम का है। ठीक है, तो ग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। तो हमें ये सिंपली पता चल जाएगा कि यानी एम दिया हुआ, हालांकि यहाँ द्रव्यमान लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखिए उसको, एम इक्वल टू कितना है 4.8 गुणे 10 घात माइनस 10 ग्राम। ठीक है, आगे ठीक है, जिस पर आवेश, यहाँ पे ये लिख दिया है कि जिस पर आवेश, किसी किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखता, सीधे सीधे लिख देता है जिस पर, ठीक है, और वो 2.4 गुणे 10 घात माइनस 18 कूलम के आवेश से आवेशित है, तो प्लेटों के बीच। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी दी है उसको लिखिए 2.4 गुणे 10 घात माइनस 18। ठीक है, दो क्षैतिज प्लेटों के बीच, अब हाँ एक बात ध्यान दीजिए, दो क्षैतिज प्लेटें हैं इस तरीके से, अगर आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, अब क्षैतिज प्लेटें हैं, ये एक समान रूप से आवेशित हैं, तो ये प्लेटें प्लस और माइनस चार्ज के द्वारा एक दूसरे से आवेशित होंगी, तभी इसके बीच कोई जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटक पाएगा, अदरवाइज वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कौन सी प्लेट आपकी पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट आपकी निगेटिव होगी, अगर आप फिगर बना रहे हैं तो इस बात का ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी और कौन सी प्लेट निगेटिव होगी, क्योंकि बूंद जो है इसके बीच में लटक रही है।
अब यहीं से पता चलेगा कि कौन सी प्लेट आपकी जो है पॉजिटिव है और कौन सी प्लेट आपकी नेगेटिव है। क्योंकि जो बूंद है इसका भार mg हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, ठीक है, इसका वेट mg नीचे की ओर हमेशा कार्य करेगा। तो अब अगर ये यहां पे लटकी है तो कोई ना कोई एक ऐसा बल होगा जो इसके भार के बराबर इसके ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ठीक है। और दो ही बल हो सकता, एक ही बल हो सकता है, और वो बल कौन सा है, क्योंकि ये प्लेटें आवेशित हैं तो वैद्युत बल ही हो सकता है, ठीक है। और वैद्युत बल F इक्वल टू होता क्या है, QE। इस पर चार्ज कितना है वो ऑलरेडी दे रखा है, वहां पे देखिए चार्ज दे रखा है। तो ये प्लेटें आवेशित हैं तो इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। अब वो वैद्युत क्षेत्र अगर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है तभी ये संतुलन की अवस्था में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस प्लेट को हम कौन सा चार्ज बनाएं कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर कार्य करे, क्योंकि हमें ये इतना पता है कि अगर प्लस चार्ज होता है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लस चार्ज से बाहर की ओर होती है, और यहीं पर अगर ये माइनस चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है इसके अंदर, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र अगर हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र है ऊपर की ओर कार्य करेगा, और इसको नेगेटिव बनाते हैं तो भी इसका वैद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर कार्य करेगा। यानी ये प्लेट आपकी नेगेटिव हुई और ये प्लेट आपकी पॉजिटिव होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप फिगर बना रहे हैं कहीं ऐसा मत करिएगा कि इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना दीजिएगा तो खटाक से बूंद नीचे आ जाएगी, एग्जामिनर नंबर ही काट देगा, आगे हो सकता है ना भी चेक करे, ठीक है। हो सकता है आपका कैलकुलेशन ना दे क्योंकि आपने यही मिस्टेक कर दिया, कॉन्सेप्ट जो बेस है आपने वही गड़बड़ कर दिया, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये प्लेट आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और ये प्लेट आपकी नेगेटिव हो गई। इसके बीच की दूरी d इक्वल टू कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे क्या कार्य करेगा, वैद्युत बल कार्य करेगा। कितना वैद्युत बल कार्य करेगा, F इक्वल टू Q, F इक्वल टू कितना काम करेगा, QE, ठीक। तो जो चीज दिख रहा है F इक्वल टू QE और F बराबर क्या होता है, mg होता है, तो यही चीज हमें क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। सीधे सीधे लिखोगे बूंद के संतुलन अवस्था के लिए बूंद पर कार्य करने वाला वैद्युत बल और उसका भार दोनों बराबर होंगे, और फिर आप लिखोगे F इक्वल टू क्या, mg, और इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, QE इक्वल टू mg। QE इक्वल टू क्या हो जाएगी, mg, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, विभवांतर पूछ रहा है, लेकिन यहां पे सारी वैल्यू आपको पता है। देखिए m पता है, ठीक है, m पता है, q पता है, g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 गुणे 10 घात कितना, 9.8, हाँ 9.8 गुणे 10 घात -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये वैल्यू होती है ना जी की। और E, हमें E तो चाहिए नहीं और E की वैल्यू भी नहीं दी, हमें चाहिए V की वैल्यू। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, E इंटू डी, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई डी, V बाई डी, ठीक है। तो E की जगह पे आप ये वैल्यू रख लीजिए, Q V mg, ठीक। D से इधर भागा दूसरी साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो Q V इक्वल टू mg इंटू डी, और V इक्वल टू Q से इधर भाग, गुणा दूसरी साइड जाएगा, भाग हो जाएगा, तो mg इंटू डी बटे Q, ठीक है। अब सारी वैल्यू आप रख लीजिए, इत्मीनान से आपका विभवांतर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू ग्राम दिया है, तो ग्राम को आप क्या करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, 1000 से भाग। तो 1000 से भाग करोगे यानी 10 की पावर -3 से भाग करोगे, तो जब 10 की पावर -3 से भाग करोगे तो वो ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे जाएगा, हो सकता है आप लोगों के ऊपर से, सर के ऊपर से जा रहा हो, तो ध्यान से देखो। भार m इक्वल टू कितना दिया, 4.4
8 गुणे 10 घात माइनस 10। ये ग्राम में दिया हुआ, हमने कहा इसको किलोग्राम में बनाने के लिए आप क्या करो, 1000 से भाग कर दो, 1000 से भाग कर दो। अब ये आ जाएगा केजी। ठीक है, 1000 का मतलब होता है 10 की पावर कितना, 3। ठीक है, 1 2 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.8 इंटू 10 की पावर -10 बटे 10 की पावर 3। ठीक है, तो हमने बताया था जब 10 की पावर का गुणा भाग करना हो, अगर 10 की पावर नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाओ, 4.8 इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा -3, तो -10 -3 कितना होगा, -13। m इक्वल टू कितना आ गया, 4.8 इंटू 10 की पावर -13 kg। ये वैल्यू आप यहाँ रखो। ठीक है, m की जगह 4.8 इंटू 10 की पावर -13। g की वैल्यू 9.8 गुणे 10 घात -2, 9.8 गुणे 10 घात माइनस, एक सेकंड 9.8 ही होता है जी की वैल्यू 9.8 ही होती है। कहाँ लिखी, कहीं लिखा है, नहीं लिखी। चलो ठीक है, आगे है डी। डी की वैल्यू यहां आपको दी हुई 1 सेंटीमीटर, कितना, 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 घात -2 से गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो डी की वैल्यू लिखो 1 गुणे 10 घात -2 बटे क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी है, 2.4 गुणे 10 घात -18 गुणे 10 घात -18। अब देखिए कुछ कटेगा, 24 1 24, 24 दूना 48। ठीक है, सिंपल। इसका इसमें गुणा कर दो, तो इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा, 2 8 16 के 6, 2 9 18, 1 19। एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा लिया। अब देखो 10 की पावर वाले सारे बच रहे हैं, अरेंज करो। 10 की पावर -13 ऊपर है, 10 की पावर -2 ऊपर है, तो -2। ठीक है, और ये 10 की पावर -18 नीचे है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +18। अब इसी को क्या करो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया 19.6 गुणे कितना हो गया, दोनों सेम चिन्ह, माइनस माइनस है, तो 13 और 2 15, 18 में से चले गए, घट गए, कितने आ गए, 3। ठीक है, 10 की पावर 3। अब निकालना क्या है, विभवांतर निकालना। ठीक है, और विभवांतर यानी v का मात्रक क्या होता है, मात्रक लिखना आप मत भूलिए, अगर मात्रक लिखना भूल गए तो 1 नंबर गया। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। और एक केस देखिए, अगर आपको v का मात्रक नहीं पता, v का मात्रक नहीं पता, तो इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, और d का मात्रक क्या होता है, वो अभी आप लिख दीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, और अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का भी मात्रक नहीं पता, तो F इक्वल टू क्या होता है, Q E। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान Q। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान Q। F का मात्रक क्या, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर बटे कूलम। ठीक है, इसको तो यहां से देखिए F का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर, इसका D का मात्रक मीटर, तो V का एक और मात्रक हो गया न्यूटन मीटर बटे कूलम। ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मात्रक किसी भी केस में आपको मात्रक लिखना ही लिखना है। अगर आपको मात्रक नहीं पता है तो आप क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू दी हुई सारी वैल्यू आप मात्रक के साथ पुट कर दो। क्या करो, सारी की सारी वैल्यू आप मात्रक के साथ पुट कर दो, कुछ ना कुछ कट कुट के जो बचेगा वही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अगर मात्रक में कंफ्यूजन होती है या आपको मात्रक लिखना नहीं आता, तो जो वैल्यू गिवन है, जैसे ये दिया हुआ है किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में रख लो। जी का मान जो होता है उसकी वैल्यू, इसका जो मात्रक होता है उसको लिख लो। इसका मान मीटर में है, उसको भी मीटर में, मतलब सबको मात्रक के साथ लिख लो, और मात्रक जो कटने के बाद बचेगा वही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल को करने से पहले आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या चीज गिवन है, और फिर आप जाके सोचिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन से फार्मूले में कैसे जो है क्या चीज हमको निकालना है, पक्षांतर करके देखिए, फिर आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगी।
ठीक है। तो जितने भी पार्ट 1 में चैप्टर हमने बताया उस चैप्टर पे आप जरा फोकस कीजिए और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो ना आए वो हमसे पूछ लीजिए। और वैसे भी कल या परसों से हो सकता है या फिर मंडे से मान लीजिए हम आपके न्यूमेरिकल की सीरीज जो है कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। इस समय आपका जो अनसॉल्व पेपर करवा रहे हैं पांचवें सेट पे पहुंचे हुए हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं तो हम उसको ब्रेक कर मतलब रोक के बीच में जो है आपके न्यूमेरिकल की सीरीज पहले स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके, और अपने दोस्तों में भी इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ओके। तो अगर आपका भी सपना IIT JEE के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है तो अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है फॉर IIT JEE, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लाइव पढ़ाएंगे और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपका पर्सनल बैच कोर्स होगा, आपको अलग से एक मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी और जो भी डाउट आएगा आप इंस्टेंट पूछ सकते हैं और आपको कहीं भी स्टडी मटेरियल के भटकना नहीं पड़ेगा। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे जो IIT JEE के कई टॉप रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो कि आपको कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप 2021, 22, 2023 जिस भी ईयर में JEE मेन से एडवांस दोगे आप इनरोल कर सकते हो। आपके लिए बैचेस चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी तक आपको सभी कोर्सेज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। उसके बाद आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर आप 10% डिस्काउंट पाना चाहते हो शुभम@12 यूज़ करोगे, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।